हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। और मैं सचिन आज आपके लिए जीएस की एक नई प्रैक्टिस सेट सीरीज लेकर आया हूं। और मैं उम्मीद करता हूं यह प्रैक्टिस सेट सीरीज भी आपके लिए अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज की मोटिवेशनल लाइन्स हैं, गिरने के डर से चलना नहीं छोड़ा करते, गिरने के डर से चलना नहीं छोड़ा करते। रास्ते मुश्किल हैं तो क्या, रास्ते मुश्किल हैं तो क्या, उद्देश्य नहीं बदला करते। रास्ते मुश्किल हैं तो क्या, उद्देश्य नहीं बदला करते। देखिए दोस्तों, जब ठान लिया है तो फिर उसे करिए। बाधाएं तो सबके जीवन में आती है, लेकिन जो उस बाधाओं को पार करते हैं वही सफल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका। पहला क्वेश्चन है आपका कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी, यानी अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। ठीक है, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी, शिशिर कुमार घोष, कृष्ण कुमार मित्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो देखिए अमृत बाजार पत्रिका, देखिए अमृत बाजार पत्रिका वह पत्रिका जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा रातों रात बदल दी थी, अपनी भाषा रातों रात बदल दी थी, रात बदल दी। आपसे पूछा जाएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा रातों रात किसने बदल दी थी, तो अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। ठीक है, और अमृत बाजार पत्रिका मतलब इसके संपादक कौन थे, शिशिर कुमार घोष इसके संपादक थे। इसके संपादक कौन थे, शिशिर कुमार घोष इसके संपादक थे। दूसरी बात, हरीशचंद्र मुखर्जी, हरीशचंद्र मुखर्जी का अखबार कौन सा, हिंदू पेट्रियाट। इनके अखबार का नाम था हिंदू पेट्रियाट। ठीक है, दूसरा, कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका का नाम था संजीवनी। इसने सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन के बारे में छापा था, संजीवनी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अखबार था सोम प्रकाश। कौन सा अखबार था, सोम प्रकाश। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अखबार था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसके लिए काम किया था, विधवा पुनर्विवाह के लिए। किसके लिए काम किया था, विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह के लिए किसने कार्य किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कार्य किया था। आपसे पूछा था कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, तो शिशिर कुमार घोष थे। अमृत बाजार पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदलती थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आता है, 1878 में आता है। कौन वायसराय था उस समय, वायसराय लिटन थे। कौन वायसराय था, लिटन थे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी, तो शिशिर कुमार घोष ने की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि शेर पंजाब, शेर पंजाब के नाम से किसको जाना जाता था, शेर पंजाब के नाम से किसको जाना जाता था, कि नाम से इनमें से कौन मशहूर था शेर पंजाब के नाम से। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक को कहते थे लोकमान्य, लोकमान्य किसको कहते थे, बाल गंगाधर तिलक का नाम था लोकमान्य। दादा भाई नेहरू जी को ग्रेट ओल्ड मैन, ओल्ड मैन या वयोवृद्ध कहते थे। दादा भाई नेहरू जी को भगत सिंह, शहीद आजम, शहीद आजम किसको कहते थे, भगत सिंह को। आपसे पूछा गया शेर पंजाब किसको कहते थे, तो शेर पंजाब कहते थे लाला लाजपत राय को। बात करते लाला लाजपत राय की। देखिए लाला लाजपत राय 1888 इलाहाबाद अधिवेशन, कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में पहली बार भाग लेते हैं। कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में पहली बार भाग लेते हैं, पहली बार भाग लिया।
दूसरा, कांग्रेस के मंच पर पहली बार हिंदी भाषा का प्रयोग लाला लाजपत राय ने किया था। कांग्रेस के मंच पर पहली बार हिंदी भाषा का प्रयोग लाला लाजपत राय ने किया। दूसरी बात, 1920 सितंबर 1920 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की इन्होंने। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की। विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है। दूसरा, सांडस द्वारा जब लाठीचार्ज की गई तो सांडस द्वारा की गई 1928 में जब लाठीचार्ज की गई थी तो उस लाठीचार्ज में इनको गंभीर चोटें हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो शेरे पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। चलिए ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव के स्वरूप में राजनीतिक रूप ले लिया उसने। यानी गणेश उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में किसने बदला? तो बात करते हैं, आइए इधर। तो देखिए, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में, राष्ट्रीय उत्सव के रूप में बदला था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1893 में। गणपति उत्सव की शुरुआत 1893 में होती है। शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव कब शुरू किया इन्होंने? शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की 1895 में। शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब की? 1895 में की थी। ठीक है। तो ये दोनों किसने शुरू किए? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने शुरू किए? बाल गंगाधर तिलक। किसने शुरू किए? बाल गंगाधर तिलक ने इनको शुरू किया था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। रामदास शिवाजी के गुरु थे। रामदास कौन थे? शिवाजी के गुरु थे रामदास। ठीक है। रामदास कौन थे? रामदास शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी के गुरु। शिवाजी कौन? शिवाजी मराठा स्वराज्य के संस्थापक, यानी मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की? शिवाजी ने की थी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक, साम्राज्य के संस्थापक। महादेव गोविंद रानाडे को दक्षिण का सुकरात कहते हैं। महादेव गोविंद रानाडे को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का सुकरात या दक्षिण का सुकरात, दक्षिण का सुकरात। महादेव गोविंद रानाडे को कहते हैं, इन्होंने दक्षिण भारत में सुधार कार्यक्रम चलाए थे। दूसरी बात, महादेव गोविंद रानाडे ने आत्मीय समाज जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंगा ने की थी, लेकिन उसको इन्होंने क्या, उसका प्रचार प्रसार काफी किया था। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि गणपति उत्सव को ऐसी कायाकल्प किसने की कि वो राष्ट्रीय उत्सव हो गया? तो उसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इनकलाब जिंदाबाद के नारे की रचना किसने की थी? ये पूछा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा किसने था, ये नहीं कि इसको प्रचारित किसने किया, ये नारा दिया किसने। तो देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था मोहम्मद इकबाल ने। किसने दिया था? इकबाल ने दिया था। इनकलाब का मतलब है परिवर्तन, परिवर्तन। जिंदाबाद का तो पता ही, जिंदा रहे, जिंदा रहे, यानी परिवर्तन जिंदा रहे। ये बात किसने कही थी? लिखी इकबाल ने थी, लेकिन इसको लोकप्रिय किसने बनाया? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इस नारे को क्या बनाया? लोकप्रिय बनाया था, लोकप्रिय बनाया इस नारे को। इनकलाब जिंदाबाद के नारे को लोकप्रिय किसने बनाया? भगत सिंह ने बनाया। लिखा किसने? इकबाल ने लिखा था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? किसने आयोजित किया था चटगांव शस्त्रागार धावा? यानी चटगांव जो अंग्रेजों का शस्त्रागार था उस पर हमला किया और वहां से हथियार लूटकर आंदोलन संचालित किया था। ये कार्य किया था मास्टर सूर्यसेन। किसने किया था? मास्टर सूर्यसेन ने किया था।
किसने किया था? मास्टर सूर्यसेन ने ये कार्य किया था। लक्ष्मी सहगल, ये आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की महिला विंग की कमांडर थी। विंग की कमांडर लक्ष्मी सहगल, ठीक है। बटकेश्वर दत्त, बटकेश्वर दत्त असेंबली बम कांड में शामिल थे, जो मार्च 1829 में हुआ था, असेंबली बम कांड में शामिल, ठीक है। कब हुआ असेंबली बम कांड? 1829 में हुआ। असेंबली बम कांड कब हुआ? 1829 में हुआ। कौन कौन शामिल था? भगत सिंह और बटकेश्वर दत्त। कौन शामिल था? भगत सिंह व बटकेश्वर दत्त, बटकेश्वर दत्त शामिल थे। कौन शामिल था? भगत सिंह व बटकेश्वर दत्त शामिल थे, ठीक है। कौन शामिल था? भगत सिंह व बटकेश्वर दत्त शामिल थे इसमें, ठीक है। खुदीराम बोस, खुदीराम बोस को सबसे कम आयु में फांसी की सजा दी गई थी। खुदीराम बोस को सबसे कम आयु में फांसी की सजा दी गई थी, सबसे कम आयु में। किंग्सफोर्ड हत्याकांड के प्रयास में दी गई थी, सबसे कम आयु में फांसी की सजा, फांसी की सजा पाने वाले थे ये। सजा सबसे कम आयु में किसको दी गई? खुदीराम बोस को दी गई। आपसे पूछा गया कि किसने प्रसिद्ध चट्टगांव सत्याग्रह पर दावा बोल दिया था, तो मास्टर सूर्यसेन ने बोल दिया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने, किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चला दी? यानी किस महिला क्रांतिकारी ने अंग्रेज गवर्नर पर गोली चला दी? तो देखिए हमारे देश की महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं थी, उस समय भी वो पुरुषों से कंधा से कंधा मिलाकर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। तो किसने? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है बीना दास। बीना दास ने दीक्षांत समारोह के दौरान, गवर्नर जनरल जब दीक्षांत समारोह पुरस्कार मतलब दीक्षांत समारोह में जब डिग्री दी जा रही थी, तो ये दीक्षांत समारोह के दौरान जब स्टेज पर जाती हैं और गोली मार देती है, किसको? गवर्नर को, ठीक है। अब बात करते शांति घोष और सुनीता चौधरी। ये कोमिल्ला की छात्रा थी और ये मेरिट लिस्ट छात्रा थी, यानी मेरिट में इनका नाम आया था तो इनको पुरस्कृत किया जा रहा था, तो इन्होंने जिला कलेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। इन्होंने किसको गोली मारी? जिला कलेक्टर को। की गोली मारकर हत्या, ठीक है। कल्पना दत्त जोशी, ये चटगांव आर्मी में शामिल थी, चटगांव आर्मी का हिस्सा थी। इसका हिस्सा थी, चटगांव आर्मी का हिस्सा थी कल्पना दत्त जोशी। इन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि दीक्षांत समारोह में अंग्रेज गवर्नर पर गोली किसने चला दी थी? तो बीना दास ने चलाई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में अफगानिस्तान में, कहाँ पर? अफगानिस्तान में स्वतंत्र सरकार बनाई थी। स्वतंत्र सरकार बनाई, कहाँ बनाई? अफगानिस्तान में इन्होंने स्वतंत्र सरकार बनाई थी, ठीक है। अफगानिस्तान में इन्होंने स्वतंत्र सरकार बनाई, कहाँ पर बनाई थी? अफगानिस्तान में स्वतंत्र सरकार बनाई। बरकतुल्ला इनके सहयोगी थे। बरकतुल्ला कौन थे? इनके सहयोगी थे, ठीक है। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। रास बिहारी बोस ने किसकी स्थापना की? इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर राजा महेंद्र प्रताप सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किया ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, अध्यादेश, जारी किया गया ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। ठीक है, राज्यपाल अगर ऑर्डिनेंस जारी करता है तो उस ऑर्डिनेंस को मतलब किसके द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है, राष्ट्रपति द्वारा, राज्य की विधायिका द्वारा, राज्य के मंत्रियों की काउंसिल द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पहली बात जानते हैं राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी कब करता है या कौन सा आर्टिकल ऑर्डिनेंस जारी करने का, आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 में राज्यपाल की ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है। देखिए राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी कब करता है, जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता या विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है, विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता। किसका सत्र नहीं चल रहा होता, विधानमंडल का। सत्र नहीं चल रहा है, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है तब वो ऑर्डिनेंस जारी करेगा राज्यपाल। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है तब राज्यपाल क्या जारी करता है, ऑर्डिनेंस जारी करता है। दूसरी याद रखिए राज्यपाल द्वारा जारी किया ऑर्डिनेंस भी उतनी शक्ति रखता है जितना विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून या विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि शक्ति रखती। लेकिन राज्यपाल द्वारा जारी किया गया ऑर्डिनेंस जैसे ही विधानसभा की मीटिंग होगी, अगर विधानसभा उसको पारित नहीं करती है तो 4 सप्ताह के अंदर वो समाप्त हो जाएगा। तो राज्यपाल द्वारा जारी किए ऑर्डिनेंस को विधानसभा द्वारा अनुमोदित होने की आवश्यकता है। किसके द्वारा, राज्य की विधायिका द्वारा उसे अनुमोदित होना आवश्यक है, अन्यथा वो 4 सप्ताह के अंदर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यही जान लेते हैं कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, कौन सा आर्टिकल है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आर्टिकल है 123, 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और राष्ट्रपति द्वारा जारी किया अध्यादेश में उतनी शक्ति रखता है जितना संसद द्वारा बनाई गई विधि। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश या राज्यपाल द्वारा जारी किया अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक के लिए रह सकता है, तो अधिकतम 7.5 माह। ठीक है, अधिकतम कितने समय के लिए रह सकता है, 7.5 माह। ठीक है, अधिकतम कितने समय के लिए, 7.5 माह के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया राज्य की विधायिका द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का, जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्य को संदेह, उपलब्धि और भत्ते होंगे, यानी उन्हें भत्ते किस प्रकार दिए जाएंगे। जब 2 राज्यों का किसी व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया गया, राज्यपाल की इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार, गृह मंत्रालय के निर्णय अनुसार, या इस उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जो ऐसा राष्ट्रपति आदेश करे, जैसा राष्ट्रपति आदेश करे। तो देखिए राष्ट्रपति 2 या 2 से अधिक राज्यपाल, मतलब जो राज्यपाल है वो 1 या 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो वेतन भत्ते हैं वो कौन सा आर्टिकल में दिया गया है, उसका आर्टिकल है इसका 158 का 3A, 158 का 3A में दिया गया है कि राज्यपाल जो है, अगर 2 राज्यों का मतलब एक ही राज्यपाल है या 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल है तो उसे वेतन भत्ता इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश करे, यानी राष्ट्रपति जैसा आदेश करेगा उस अनुपात में वेतन भत्ता दे दिया जाएगा। लेकिन इसके बारे में आर्टिकल कौन सा है, 158 का 3A में ये बात दी गई है। ठीक है, कौन से में दी गई, 158 के 3A में दी गई है। ठीक है, 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके चुनाव में भाग ले सकती है, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके चुनाव में भाग ले सकती है, भारत के राष्ट्रपति के, भारत के उपराष्ट्रपति के, राज्यसभा सदस्यों के, राज्य विधानसभा सदस्यों के। ठीक है, राज्यसभा किसके चुनाव में भाग ले सकती है, राष्ट्रपति के में, उपराष्ट्रपति के में, राज्यसभा के सदस्यों, विधान परिषद के सदस्यों। तो देखिए राज्यसभा जो है राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेता है, लोकसभा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेता है, लोकसभा और राज्यसभा।
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, सभी सदस्य, ठीक है। कौन भाग लेते हैं? सभी सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य किसके चुनाव में भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो विधानसभा के सदस्य इसमें भाग लेंगे, इसमें लेंगे, और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, ठीक है। आंसर क्या होगा? 1, 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं भारत की समेकित निधि से, राज्य की समेकित निधि से, भारत की आकस्मिक निधि से, या राज्यों की आकस्मिक निधि से। तो देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है 221, 221 है, ठीक है। आर्टिकल 221 में वेतन भत्ते हैं और ये राज्य की समेकित निधि से दिए जाते। किसमें दिए जाते हैं? राज्य की समेकित निधि से दिए जाते, ठीक है। आर्टिकल 215, सॉरी, आर्टिकल 214 क्या कहता है? 214 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा, न्यायालय होगा, ठीक है। दूसरी बात, आर्टिकल 215, उच्च न्यायालय अवलेख न्यायालय। उच्च न्यायालय कैसा न्यायालय? अवलेख न्यायालय, ठीक है। और इसका अधिकार क्षेत्र अपना राज्य होगा। उच्च न्यायालय एक अवलेख न्यायालय। कैसा न्यायालय? अवलेख न्यायालय। उच्च न्यायालय कैसा न्यायालय? एक अवलेख न्यायालय। उच्च न्यायालय कैसा न्यायालय? एक अवलेख न्यायालय। आर्टिकल 226 की बात कर लें, ये भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 226 में क्या है? हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति, रिट जारी करने की शक्ति किसकी? हाई कोर्ट की शक्ति, हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में? 226 में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा राज्य की समेकित निधि, ठीक है, राज्य की समेकित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ता दिया। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि राज्य की समेकित निधि से वेतन भत्ते तो दिए जाते, लेकिन पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो पेंशन इनको भारत की समेकित निधि या भारत की संचित निधि से दी जाती है। वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से, पेंशन भारत की संचित निधि से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वैसे कार्य करे जो प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। यानी जब कार्यपालिका अपना कार्य ठीक से नहीं कर रही होती है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे क्या देता है? आदेश देता है, रिट जारी करता है। तो वो रिट कौन सी कहलाती है? मैंडेसम रिट। यानी इस रिट को कहते हैं परमादेश, परमादेश कहते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ये क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। जब कार्यपालिका अपना कार्य ठीक से नहीं करेगी तो उसके लिए कौन रिट जारी करेगा? उसके लिए हाई कोर्ट रिट जारी करता है या सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। और कौन सी? मैंडेसम रिट जारी करता है। उसको कहते हैं परमादेश कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश शब्द किस अनुच्छेद में है? जिला न्यायाधीश शब्द किस अनुच्छेद में आया है? यानी जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जो जज होता है, डिस्ट्रिक्ट जज, डीजे, यानी किस आर्टिकल में इस शब्द का प्रयोग हुआ? तो ये आर्टिकल 233 में डिस्ट्रिक्ट जज का, ठीक है। किसमें है? आर्टिकल 233 में आया है। 232 को समाप्त कर दिया गया, ये निरसित हो गया, समाप्त। 231 में 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए उच्च न्यायालय हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय,
उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, जबकि 230 में उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र में संघ राज्य क्षेत्र भी आ सकते हैं। ये बात 230 में की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पाई जाती है। तो देखिए बात करते हैं हिमालय की। हिमालय, मैंने कहा हिमालय को, एक तो आपका बृहद हिमालय, कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। ठीक है, और ये क्या आपका लघु हिमालय, जिसको मध्य हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय। और ये क्या आपका शिवालिक हिमालय, शिवालिक। तो देखिए जो लघु हिमालय है, इसकी जो पर्वत श्रेणियां हैं या लघु हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। लघु हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसको जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? इसको पीर पंजाल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हिमाचल, हिमाचल में कहते हैं धौलाधार, धौलाधार। उत्तराखंड में क्या कहते हैं? उत्तराखंड में कहते हैं नागटिम्बा। नागटिम्बा कहाँ कहते हैं? उत्तराखंड में। और महाभारत कहते हैं नेपाल में। नेपाल में क्या कहते हैं इसको? महाभारत। महाभारत कहाँ कहते हैं? नेपाल में कहते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पीर पंजवाल पर्वत श्रेणी कहाँ पाई जाती है, तो आंसर आपको मिल गया। कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अपशिष्ट, कैसे अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? निम्न में से कौन अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय, किलिमंजारो, एटना, अरावली। तो देखिए हिमालय जो है बलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? बलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। बलित पर्वत है। और कैसा बलित पर्वत है? ये नवीनतम, हिमालय विश्व का नवीनतम बलित पर्वत है। फोल्डेड माउंटेन, नवीनतम। किलिमंजारो ये अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका महाद्वीप में भी कहाँ? तंजानिया में। ठीक है, कहाँ पर है? तंजानिया में, तंजानिया। ठीक है, और ये दोनों कैसे हैं? ये ज्वालामुखी पर्वत। कैसे पर्वत है? ज्वालामुखी। कैसे पर्वत है? ये ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, आपसे पूछा गया अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण, तो अरावली अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण। कौन सा है? अरावली। अरावली जो विश्व का प्राचीनतम बलित पर्वत है, वर्तमान में अपशिष्ट पर्वत के रूप में शेष है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला, सिपकीला, चुम्बी घाटी, बनियाल दर्रा। देखिए जो सिपकीला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस सिपकीला दर्रे से कौन सी नदी प्रवेश करती है? सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। सिपकीला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? सतलज नदी। चुम्बी घाटी ये सिक्किम में। आइए चुम्बी घाटी की बात करते हैं। चुम्बी घाटी कहाँ है? सिक्किम में। और ये जो चुम्बी घाटी है 3 देशों में, चीन, भूटान और भारत। भारत में का सिक्किम में चुम्बी घाटी। ठीक है, बनियाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, जवाहर सुरंग इसी में स्थित है, जम्मू कश्मीर में।
ठीक है, इसमें कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? बनियाल दर्रे में स्थित है। देखिए किससे होकर ले जाने का रास्ता है? तो जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह से। श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। या मैं कहूँ दो संघ शासित क्षेत्रों की राजधानी को जोड़ता है। दो संघ शासित क्षेत्रों की या दो संघ शासित राज्यों की राजधानी को कौन जोड़ता है? जोजिला दर्रा जोड़ता है। ठीक है, तो लेह जाने का रास्ता कहाँ है? जोजिला दर्रे में। ठीक है, जो श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है। तो चिली जो है नाइट्रेट खनिज के कारण प्रसिद्ध है। कौन सा खनिज? नाइट्रेट खनिज के कारण। दूसरी बात, चिली में एक जगह और स्थित है जिसका नाम है चुकई का माता। चुकई का माता। ये चुकई का माता जो है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए। ठीक है, और इस तांबा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? तांबा राजधानी भी कहते हैं। तांबा राजधानी। ठीक है, चिली में और क्या? अटाकामा मरुस्थल है चिली में। अटाकामा मरुस्थल। यह अटाकामा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। शुष्कतम मरुस्थल है। ठीक है, सबसे विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है चिली। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। महाद्वीप में। ठीक है, कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो नाइट्रेट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है चिली। किसके लिए प्रसिद्ध है? नाइट्रेट उत्पादन के लिए चिली प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑस्ट्रेलिया, रूस, बोत्सवाना, वेनेजुएला। तो देखिए हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है बोत्सवाना। कौन सा? बोत्सवाना हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वेनेजुएला किसके लिए प्रसिद्ध है? ये क्रूड ऑयल है, या मेरे को खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। खनिज तेल उत्पादन के लिए। खनिज तेल उत्पादन के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? वेनेजुएला प्रसिद्ध है। ठीक है, आपसे पूछा गया हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो बोत्सवाना हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी कौन सा अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो देखिए संसार में टाइटेनियम का सबसे अग्रणी उत्पादक राज्य तो चीन है। कौन है? चीन है। चीन सबसे अधिक अग्रणी उत्पादक राज्य है। दूसरे नंबर पर जापान है। तो इस क्वेश्चन में चीन आंसर में नहीं दिया गया, तो इसका आंसर क्या होगा? जापान होगा। सबसे अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा? जापान। सबसे अधिक अग्रणी उत्पादक राज्य जापान है। और इस क्वेश्चन के हिसाब से वैसे विश्व में कौन है? चीन है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर है रूस, दूसरे नंबर पर जापान है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर जापान होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हो। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? यानी जो सोलर सेल होते हैं उनमें कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन कैसा है? ये अर्धचालक है। अर्धचालक। तो सिलिकॉन का उपधातु भी है। ठीक है, तो सौर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग सौर सेल में किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? ठीक है, तो देखिए थोरियम परमाणु ईंधन की श्रेणी में आता है। प्लूटोनियम परमाणु ईंधन की श्रेणी में आता है। यूरेनियम भी परमाणु ईंधन की श्रेणी में आता है। कैडमियम नहीं आता, ये परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। कैडमियम से कौन सा रोग हो जाता है? इससे इटाई रोग होता है। इटाई
इटाई रोग। इटाई रोग किससे हो जाता है? कैडमियम से हो जाता है। देखिए थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, ये तीनों तत्व रेडियो एक्टिव तत्व की अपरमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। थोरियम जो है ये भारत में सबसे अधिक पाया जाता है, भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? भारत में केरल में, केरल के मोनोजाइट रेत में, केरल में पाया जाता है, केरल में। और कहाँ? मोनोजाइट रेत, मोनोजाइट रेत में। ठीक है, चलिए तो आपसे पूछा है कौन सा तत्व रेडियोएक्टिव तत्व या परमाणु ईंधन के रूप की श्रेणी में नहीं आता? तो कैडमियम परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? नरोरा, कल्पक्कम, तारापुर, रावतबाटा। तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप सबको पता है। भारत का पहला कौन सा? तारापुर भारत का पहला परमाणु संयंत्र है जो महाराष्ट्र में है। कहाँ स्थित? तारापुर, महाराष्ट्र में। नरोरा उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर। कल्पक्कम तमिलनाडु, कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। कल्पक्कम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। रावतबाटा ये राजस्थान के कोटा में, राजस्थान। ठीक है, रावतबाटा। आगे और जान लीजिए, केगा, केगा कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कुडलकुलम, तमिलनाडु। कुडलकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, काकरापारा, गुजरात। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया। देखिए आर्यभट्ट जो भारत का पहला सैटेलाइट था, भारत का पहला सैटेलाइट। या मैं कहूँ भारत का पहला कहते हैं उपग्रह था, सैटेलाइट था, जिसका प्रक्षेपण हमने 19 अप्रैल 1975 को किया था। 19 अप्रैल 1975 को किया था। ठीक है, ये 1669 को क्या होता है? इस दिन इसरो की स्थापना होती है, इसरो की स्थापना। 14 जुलाई 2023 की तारीख बहुत ही ज़्यादा खास है। और 14 जुलाई 2023 को क्या किया था हमने? चंद्रयान 3 लॉन्च, चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। ठीक है, 22 अक्टूबर 2008 चंद्रयान फर्स्ट की लॉन्चिंग थी, चंद्रयान फर्स्ट की लॉन्च। और 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। ठीक है, 22 जुलाई चंद्रयान 2 लॉन्च किया। कौन सा लॉन्च किया गया? चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, देखिए चंद्रयान फर्स्ट, वो चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को, चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को, पहला जो हमारा सैटेलाइट था वो हमने 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया था, लेकिन ये भारत ने लॉन्च नहीं किया था। ठीक है, यानी इसरो द्वारा लॉन्च नहीं किया गया था, ये हमने विदेश से लॉन्च करवाया था। ठीक है, चलिए देखिए इसरो ने काफ़ी तरक्की की है। पहले वो अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाते थे और आज दूसरों के सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। मैं बता दूं इसरो विश्व की अग्रणी संस्था है स्पेस टेक्नोलॉजी में, क्योंकि जो काम आप इतना समझ सकते हो कि
भारत की फिल्मों का जो बजट होता है उतने फिल्में हम सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। और अन्य देश इसलिए हमसे सैटेलाइट लॉन्च करवाते थे कि गुणवत्ता भी अच्छी है और सस्ती भी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी अच्छी और सस्ती है, इसलिए विदेशी देश भी हमसे ही सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं। और आपको बता दूं, मैं इसरो के उन वैज्ञानिकों का मतलब आप ये समझिए कि उन परिस्थितियों में उन्होंने इसरो में काम किया जिन परिस्थितियों में विदेशों में वैज्ञानिक कारों में घुमा करते, बेचारे साइकिल पर रॉकेट लेकर जाते थे और उन्होंने सैटेलाइट को लॉन्च किया। उनके अंदर राष्ट्र भावना थी। तो ऐसी राष्ट्र भावना आपके अंदर भी होनी चाहिए राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मछली नहीं है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, समुद्री घोड़ा, नील व्हेल, स्टारफिश, झींगा मछली। तो देखिए, झींगा मछली ये नहीं है। क्यों नहीं है? ये आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। झींगा मछली कौन से संघ का जंतु है? आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। आर्थ्रोपोडा कौन से संघ का जंतु है? आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है, ठीक है, झींगा मछली। स्टारफिश ये संघ इकाइनोडर्मेटा का जंतु है। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। स्टारफिश में एक खासियत और पाई जाती है, इसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है भैया। पुनरुद्ध भवन की क्षमता, काट के फेंक दो दूसरी बन जाती है, यानी यहाँ से इसको सेंटर से अगर काटोगे तो पूरा अपने आप में बन जाती है। नील व्हेल ये स्तनधारी है, ठीक है। अब बचा समुद्री घोड़ा। तो मछली कौन है? समुद्री घोड़ा है भैया। घोड़ा है लेकिन मछली है। इसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिप्पोकैम्पस कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कीट नहीं है भैया? कौन कीट नहीं है? खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी, मच्छर। कौन कीट नहीं है? तो जिसको तुम ज्यादा कीट समझ रहे हो वही कीट नहीं है। मकड़ी कीट की श्रेणी में नहीं आता। खटमल, घरेलू मक्खी और मच्छर ये सारे कीट हैं, लेकिन मकड़ी कीट की श्रेणी में नहीं आती है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ मैं आज के सेशन को समाप्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन बहुत अधिक पसंद आया होगा और ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगा। और इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।